हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का कक्षा 10 का गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन का रहेगा, परिचय का रहेगा हमारा क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कुछ टॉपिक लिख रखा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम लोग बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, सभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का डिफिनीशन लिख रखा हूं। आप लोग डिफिनीशन में आप लोग पहले के भी पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग वास्तविक संख्या का डिफिनीशन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती है। ये वास्तविक संख्या की क्या है, पहचान है ना, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है उनको नंबर लाइन पे संख्या रेखा क्या कर सकते हम लोग डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तीसरा दिया वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। कोई धनात्मक होगी, कोई ऋणात्मक। अब देखिए, जैसे मान लो मैं एक नंबर लाइन बनाया हूं, इस पे कैसे हम लोग वास्तविक संख्याओं को दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ये जितने वास्तविक संख्याएं हैं इनको नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ नंबर हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग √2 को भी दिखाए हैं, √3 को भी दर्शा सकते हैं, √5 को भी दर्शा सकते हैं, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इसको नंबर लाइन पे कैसे हम लोग दर्शाते हैं। तो √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं, ये सब नंबर लाइन पे क्या हो सकती है, दर्शाई जा सकती है। तो वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गई कि वास्तविक संख्याएं में क्या होता है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आपकी शामिल होती है, और इनको नंबर लाइन संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। और तीसरा क्या इसमें है कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो इस तरह से ये वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर दिखा दिया। √2 को भी हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये तो √2, √3, √5 को हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें क्या है, इसमें देखिए साफ लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी कंपोजिट नंबर है, उनको प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाए। तो कहना जितनी भाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भाज्य संख्याएं जानते हैं, भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12, आप ये सब नंबर जानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण में 2 एग्जाम्पल लिया हूं। एक 66 है, एक 240, एक 66 है, एक 240 है। तो 66 क्या है, भाज्य संख्या है। तो 66 को हम लोग अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर मैं 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, अभाज्य गुणनफल, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा 33 टाइम्स में। अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 11 बार में। और फिर ये 11 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 66 को 66 क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 3 इंटू 11। तो देखिए ये भाज्य संख्या था, इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए इतने संख्या है 2 3 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग इसके गुणनफल के रूप में 66 को लिख दिए। 66 भाज्य संख्या है और 66 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि जितनी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया 66। अगर मुझे 240 को लिखना हो, 240 को लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो मैं 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 5। तो ये कितना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से। तो देखिए 240 को हम लोग कैसे लिखे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भाज्य संख्या है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर में ये वास्तविक संख्याएं देख लिए हम लोग, अंकगणित आधार प्रमेय देख लिए। अब थोड़ा चलते हैं, आप जो लोग इसको लिखना चाहते हैं आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करके आगे कुछ और पॉइंट है उसको लिखूंगा। तो चलिए कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं, तो तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है इसमें, एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। चैप्टर 1 में हमको मेन पढ़ना है कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, और एक एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये विधि आप लोग बहुत पढ़े होंगे, मेथड पढ़े होंगे आप लोग छोटे क्लासों में, 4 5 6 7 में सब पढ़े होंगे। तो 10th में भी वही चीज है। कर रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया हूं 66 और 240, ये दो नंबर है 66 और 240, इनका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले मैं 66 को और 240 ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा, दोनों क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। 66 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो मैं इधर कर देता हूं 66 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33, फिर 3 से करेगा तो आएगा 11, और फिर 11 से करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 66 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये तो हो गया 66 का। 240 का देख लेते हैं, 240 का क्या होगा, मैं इधर निकाल देता हूं 240 का। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 120, कितना हो जाएगा ये 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर ये 3 से होगा तो 5 आएगा। तो मैं इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो प्राइम अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 66 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 11, और 240 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसमें पहले हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ। तो मैं लिख रहा हूं एचसीएफ 66 और 240 का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 यहां पे, एक 2 यहां पे, 2 दोनों में है, तो एक तो मिल गया हमको 2, और देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 3 मिलेगा, एक यहाँ 3 है एक यहाँ 3 है, तो एक दोनों में 2 था एक दोनों में 3 है, तो 2 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अब कुछ दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया, एचसीएफ आ गया 6। अब ध्यान दीजिए ये तो एचसीएफ निकल गया। अब हम यहीं से एलसीएम में निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं एलसीएम ऑफ 66, 66 और 240 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको तो पहले लिख लेते हैं। कॉमन क्या था, 2 और 3, मतलब ये कॉमन था इसको लिख लिए थे, और ये 3 को भी हम लोग निकाल लिए थे। तो जो कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं, फिर जो बचता है दोनों में, इसमें क्या बच रहा है 11 बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है 11, इसमें क्या बच रहा है 2 2 2 और 5।
मैं 3 2 इसमें बच रहा है, एक 5 और एक 11, इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 5 into 11, इस तरह से लिखा जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 तिया 120 दूना 240, ये 240 हो जाएगा। और 11 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। 11 का जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आप 11 0 0, 11 से 44, 11 दूना 22, 22 और 4 26, 2640 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2600, कुछ और बच गया, 420, 240 निकाले, ठीक है। तो ये हो गया 2640, क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ कितना आया? 6 आया। और एलसीएम कितना आया? 2640। तो इस मेथड से हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इस चैप्टर में। ये मेथड बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो और हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सवाल भी हैं बहुत सारे करेंगे। एक चीज और हमको इसमें पढ़ना है, चलिए मैं इसको एरेज करके यही बता देता हूं। तो ये इस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एक रिलेशन, एक संबंध होता है एचसीएफ और एलसीएम में, मैं उसको यहीं पे लिख के कर देता हूं, आप लोग समझा देता हूं। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला में लिख देता हूं। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो हो अगर आपको पता है तो वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है? फार्मूला है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आता है वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आता है। जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा। अभी हम लोग जो लिए थे एग्जांपल उसी को ले लेते हैं। 66 और 240, मान ली दो संख्या है, एक 66 है और एक 240 है, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं तो इनका एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ तो आया था 6, एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। और एलसीएम कितना आया था? 2640 आया था, यही ना आया था। एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। एलसीएम कितना आया था? 240। अब देखिए यहां पे अगर मैं दोनों नंबर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, तो मैं इधर देख रहा हूं फार्मूला क्या आ रहा है? फार्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही फार्मूला है। अब फार्मूले में अगर हम रख के एचसीएफ एलसीएम पता है, दोनों नंबर पता है, अगर दोनों साइड का मैं अगर सॉल्व कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दोनों चीज सेम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जो संबंध है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं आप लोगों को। एचसीएफ मेरा 6 आया है, एलसीएम आया है 2640, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर इधर कर देता हूं। 6 0 0, 6 चौके 24, 6 6 36 और 2 38, 3 6 2 12 3 15, 15,840 आ रहा है। जो भी 66 और 240 का एचसीएफ और एलसीएम आया था उनका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 15,840। अब मैं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर पहली संख्या क्या है? 66 है और दूसरी संख्या क्या है? 240 है। इनका मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 24 छक्के 144 होता है। 24 छक्के कितना होता है? 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 24 छक्के 144
तो 4 14 कैरी हो गया, और 24 छक 144, 144 और 14 जोड़े तो 158 आता है। कितना आता है? 158। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड, इधर आ गया 15,840 और इधर भी आ गया 15,840। तो ये इस फार्मूले से हम लोग सवाल लगाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें देखिए क्या है, 4 चीज दिया है। एक दिया है एचसीएफ, एलसीएम और 2 नंबर। 4 में से अगर कोई 3 चीज हमको दिया है, 4 में से कोई 3 चीज दिया है, तो हम इसको जो भी चीज पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। मान के चलेगा एचसीएफ नहीं दिया है, एलसीएम दिया है, 2 संख्या दिया है, इस फार्मूले से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ नहीं दिया है, एलसीएम दे दिया है, और चाहे इसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों दे दिया है, 2 नंबर में से एक नंबर दिया एक नहीं दिया, तभी एक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। मैं यहां लिख देता हूं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है डायरेक्ट ना। अगर हमको डायरेक्ट दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा, गुणा करके दे दिया जाएगा, तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं दे जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम निकालिए। तो हम सीधा इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है, इसमें 2 संख्या है, एक पहली संख्या होगी दूसरी संख्या, उन्हों को मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा। तो जब दोनों फार्मूला सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा और यहाँ पे दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम के संबंध को हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग को अपरिमेय संख्याएं प्रूफ करना होता है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको वो पॉइंट बताता हूं। चलिए ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी है, कि सिद्ध करो कि करणी में 2 अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसको बोलते हैं विरोधाभास का नियम। क्या बोलते हैं? विरोधाभास का नियम। उस मेथड का यूज करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। कैसे? विरोधाभास का नियम में क्या होता है कि जो चीज हम मान के चलते हैं उसके अगेंस्ट ले लेते हैं। जैसे इसको प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। तो पहले क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि मान लो जो करणी में 2 है ये परिमेय संख्या है, उसका अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम लोग इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको विरोधाभास का नियम लगा के प्रूफ किया जाता है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, तो एक मैं यहां बता देता हूं, बाकी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे कैसे। हाँ, प्रूफ करना है कि √2 या करणी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो मैं करणी में 2 को मान लूंगा परिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करेंगे? माना करणी में 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो संख्या है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √2 को P/ या A/B मान लिख देता हूं, A/B के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमेशा A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? करणी में 2 = A/B। यहां मैं लिख देता हूं B ≠ 0, B 0 नहीं होना चाहिए, और A और B क्या है? सअभाज्य संख्या है। A और B
सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे। सहअभाज्य क्या होता है कि जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, वन केवल फैक्टर हो, वन के अलावा और कोई फैक्टर न हो। तो ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, इसका केवल एक ही फैक्टर है वन, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस b का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। b का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे बनेगा √2b इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं यहां से 2 को अगर हटा दूं तो ऐसे बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2 को मैं यहां ला दिया ए स्क्वायर के नीचे। अब ब्रैकेट में मैं यहां चीज लिखने जा रहा हूं, एक प्रमेय है कि कोई नंबर अगर, जैसे मान के चलिए ये 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। एक प्रमेय है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, किसी भाज्य संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो बस उस नंबर को भी वो डिवाइड कर लेगा। जैसे मान के यहां मतलब क्या है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। जिस चीज को समझिएगा, एक प्रमेय है, मैं एग्जांपल एक समझा रहा हूं। जिसे मान के चलिए ये 12 का स्क्वायर लिखा है, इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 नहीं, चलिए मान ले इसको 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो सीधा वही प्रमेय यहां पे यूज किया है। यहां पे लिखा है ए स्क्वायर अपान 2, इसका मतलब यह हुआ अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। जब 2a को विभाजित करेगा तो मैं a को मान लेता हूं a इक्वल टू 2c, ऐसे हो जाएगा a इक्वल टू 2c। जो a नंबर होगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे वही नंबर होगा। a इक्वल टू 2c मान लिए। अब यही देखिए, यही वैल्यू मैं यहां पे रखने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब a की वैल्यू 2c यहां रखेंगे तो बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c अपान 2, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसलिए को मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां से देखिए, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए क्या आएगा, मैं इधर कर देता हूं, यहां से मैं b स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, अब ये 4c स्क्वायर अपान 2, क्या आ जाएगा ये 4c स्क्वायर अपान 2। देखिए 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, फाइनली यहां में लिख देता हूं, क्या आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा 2 को जब इधर भेजूंगा तो ऐसे लिख देता, देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 2। मैंने क्या किया, 2 को b स्क्वायर के नीचे भेज दिया तो क्या आ गया, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान 2। यहां से क्या मालूम चलता है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देखें कि 2a को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ 2b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको मैं समीकरण नंबर 2 कर दे रहा हूं। समीकरण नंबर 1 में क्या मिला था, हमने यहां शुरू में क्या माना था कि a और b क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब केवल उसका 1 एक फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन समीकरण 1 और 2 से हमको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 भी a को डिवाइड कर रहा है और यहाँ 2b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब एक और नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों नंबर सभाज्य नहीं होंगे ना। तो हम समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि 2a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। हमने a और b को मान रखा था कि सभाज्य संख्या है, तो उसका मतलब कि 1 के अलावा कोई फैक्टर होना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों को विभाजित कर रहा था, तो यहां से हमारा विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्या हो रहा है, अब आगे क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, कल्पना के कारण हुई है। ऐसा क्यों हुआ है कि a और b का एक और फैक्टर मिल गया, तो ऐसा ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का, हम लोग क्या किया, गलत मान लिए थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रकार कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने गलत कल्पना कर लिया था, गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। जब गलत मान लिए थे तो परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। ये कंडीशन कब आ रहा है कि हम लोग गलत मान लिए थे कि इसका कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, a और b सभाज्य। लेकिन यहां से मालूम चला है समीकरण 1 और 2 से कि a और b एक और नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हमको यहाँ पे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, बहुत सारे नंबर को हम लोग इस मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से 2a और b दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, ठीक है ना। हमने क्या किया, गलत मान रखा था, इसलिए ऐसा आ रहा था। तो जब गलत मान रखे थे, क्या मान रखे थे, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो नीचे लिख रहे हैं देयरफॉर, या इसलिए कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए, परिचय पार्ट कर लिए। अब इसके अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।